भारत अपनी विविधता, समृद्ध संस्कृति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला देश अब वैश्विक मंच पर धूम मचा रहा है। कच्चे तेल के प्रमुख आयातक से लेकर पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने और वैश्विक चीनी बाजार पर हावी होने तक भारत की यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं है। हर देश की अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है: निर्यात और विदेशी पर्यटन। ये आर्थिक विकास की जीवन रेखा है जो बहुत जरूरी विदेशी आय लाते हैं। निर्यात देश में विदेशी मुद्रा लाता है, विदेशी भंडार को मजबूत करता है। पर्यटन स्थानीय राजस्व उत्पन्न करके और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर इसकी पूर्ति करता है। भारत के लिए निर्यात गेम चेंजर रहा है। व्यापार जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी और भारत की व्यापार कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। लेकिन यह कैसे हुआ? किन रणनीतियों ने भारत को इन क्षेत्रों में वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया? आइए इस अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाते हैं। भारत की पेट्रोलियम यात्रा। आइए पेट्रोलियम से शुरुआत करें। दशकों से भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अरबों खर्च करता था। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ असाधारण हो रहा था। भारत चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक का निर्माण कर रहा था। आज भारत न केवल अपनी घरेलू मांगों को पूरा कर रहा है, बल्कि डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक भी है। अकेले 2023 से 24 में पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात ने 95 अरब डॉलर से अधिक राजस्व में योगदान दिया। भारत अब वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात बाजार के 13% को नियंत्रित करता है। रहस्य: कुशल शोधन और यूरोप और पड़ोसी देशों जैसे उच्च मांग वाले बाजारों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करना। लेकिन भारत ने यह सब कैसे हासिल किया? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले भारत ने अत्याधुनिक रिफाइनरियों में भारी निवेश किया। गुजरात में जामनगर रिफाइनरी एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक मुकेश अंबानी ने एक बार कहा था, जामनगर सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, यह वैश्विक व्यापार में भारत की क्षमता का प्रतीक है। और वह सही थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली यह कंपनी प्रतिदिन 1 करोड़ 12 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल का प्रसंस्करण करती है। यह सुविधा अकेले ही भारत के परिष्कृत उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गुजरात की तटरेखा पेट्रोलियम निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, जो भारत को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। दूसरी बात, भारत ने वैश्विक बाजारों की सेवा करने के लिए खुद को रणनीतिक रूप से तैयार किया है। शिपिंग लेन और प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागतों तक पहुंच के साथ भारतीय रिफाइनरियां अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बाजारों के लिए जाने माने आपूर्तिकर्ता बन गईं। और हमें उन सरकारी नीतियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा दिया। चीनी निर्यात में भारत का प्रभुत्व। अब चीनी की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है? हां, आपने सही सुना। लेकिन उससे पहले क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत से सबसे ज्यादा चीनी कौन सा देश आयात करता है? इसके बारे में सोचें और हम इसका उत्तर बताएंगे। अगर आपको उत्तर पता है तो नीचे टिप्पणी करें। आत्मनिर्भर होने से लेकर वैश्विक मिठाई प्रेमियों को संतुष्ट करने तक भारत के चीनी उद्योग ने काफी लंबा सफर तय किया है। भारत ने 2022 से 23 में 11 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया। यह बदलाव भारत के मजबूत कृषि आधार से शुरू हुआ। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के विशाल क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है, जो देश के उत्पादन का 60% हिस्सा है। लेकिन सिर्फ कच्चा उत्पादन ही काफी नहीं था। पानी की कमी महाराष्ट्र में गन्ने की खेती के लिए खतरा है, लेकिन माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीकें खेल को बदल रही हैं।
भारत ने अपनी चीनी मिलों को आधुनिक बनाने और अपने चीनी उत्पादों में विविधता लाने में निवेश किया है। कच्ची चीनी, परिष्कृत चीनी और यहां तक कि गन्ने के उप उत्पादों से इथेनॉल भी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एक किसान कह सकता है, हमारे लिए गन्ना एक फसल से कहीं ज्यादा है, यह एक जीवन रेखा है। सफलता की मिठास यहीं खत्म नहीं होती। चीनी निर्यात बाजार में भारत ने अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। केवल 5 वर्षों में चीनी निर्यात चौगुना होकर लगभग $4 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें भारत वैश्विक चीनी बाजार के 12% हिस्से को नियंत्रित करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत वैश्विक चीनी बाजार के 20% हिस्से को नियंत्रित कर सकता है। चीनी निर्यात मुख्य रूप से गन्ने और चुकंदर के कुशल प्रसंस्करण द्वारा संचालित होता है। भारत से सबसे अधिक चीनी आयात करने वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में अपने बढ़ते खाद्य और पेय उद्योग को समर्थन देने के लिए कच्ची चीनी की उच्च मांग है, जो इसे भारतीय चीनी निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाता है। अन्य महत्वपूर्ण आयातकों में बांग्लादेश, यूएई और मलेशिया शामिल हैं। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में मध्य पूर्वी देश शामिल हैं, जहां भारतीय चीनी की उच्च मांग है। घरेलू बाजारों को खिलाने से लेकर वैश्विक मांगों को पूरा करने तक भारत का चीनी उद्योग कृषि सफलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जबकि पिछले साल ब्राजील ने $10 बिलियन की चीनी का निर्यात किया, भारत भी $4 बिलियन के साथ बहुत पीछे नहीं रहा। इथेनॉल मिश्रण जैसे नवाचारों के साथ भारत जल्द ही इस अंतर को पाट सकता है। वास्तव में इथेनॉल उत्पादन एक गेम चेंजर बन गया है। इथेनॉल का उपयोग आमतौर पर विभिन्न पौधों की सामग्रियों से बने अक्षय ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में अधिकांश गैसोलीन में ईंधन को ऑक्सीजन देने के लिए इथेनॉल होता है। आमतौर पर गैसोलीन में 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन होता है, जो वायु प्रदूषण को कम करता है। तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए सरकार के जोर के साथ गन्ने की मूल्य श्रृंखला में काफी विस्तार हुआ है। इसने चीनी मिलों को अधिक कमाई करने और कीमतों को स्थिर करने की अनुमति दी है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। रत्न बाजार में चमक। आइए रत्नों के बारे में न भूलें। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा कीमती पत्थरों का निर्यातक है, जो वैश्विक बाजार के 37% हिस्से को नियंत्रित करता है। 2018 में भारत 16% बाजार के साथ दूसरे स्थान पर था। आज संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो $1.5 अरब के मूल्यांकन पर पहुंच गई है। भारतीय कारीगरों ने रत्नों को चमकाने और काटने की कला में महारत हासिल कर ली है, जिससे कच्चे माल में बेजोड़ मूल्य जुड़ गया है। भारतीय रत्नों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में। उत्कृष्ट शिल्प कौशल से लेकर प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण तक भारत ने खुद को रत्नों के एक पावर हाउस में बदल दिया है। सरकारी नीतियां और वैश्विक प्रभाव। रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप के बिना यह सब संभव नहीं होता। निर्यात को सब्सिडी देना, गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और इथेनॉल उत्पादन के लिए कर प्रोत्साहन जैसी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की एक किसान लक्ष्मी, सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने उसका जीवन बदल दिया है। जब गन्ने के उप उत्पाद एक प्रमुख राजस्व स्रोत बन गए तो उनकी आय दोगुनी हो गई। इसी तरह पेट्रोलियम क्षेत्र में सरकार ने अड़चनों को कम किया और सार्वजनिक और निजी उद्यमों के लिए समान रूप से अनुकूल वातावरण बनाया। भारत अब सिंगापुर, यूएई और नीदरलैंड सहित 20 से अधिक देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। चीनी क्षेत्र में प्रमुख खरीदारों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मध्य पूर्व शामिल हैं। इसने वैश्विक स्तर पर भारत के आर्थिक संबंधों और सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है। चाहे उद्योगों को शक्ति प्रदान करना हो या जीवन को मधुर बनाना हो, भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग है। भारत
सिर्फ 5 साल में 18वें स्थान से 17वें स्थान पर पहुंचा। यहां जश्न मनाने लायक एक उपलब्धि है। 2018 से 19 में भारत वैश्विक निर्यात में 28वें स्थान पर था। 5 साल से भी कम समय में भारत 17वें स्थान पर पहुंच गया है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है। यह तेज चढ़ाई उद्योगों, सरकारी पहलों और रणनीतिक व्यापार नीतियों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। चुनौतियां और आगे की राह। बेशक ऐसी उपलब्धियां चुनौतियों के बिना नहीं आती हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र को पर्यावरणीय प्रभावों और जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इस बीच गन्ने की खेती की आलोचना पानी की अधिक खपत के लिए की जाती है, खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। तो भारत इन मुद्दों से निपटने की योजना कैसे बना रहा है? पेट्रोलियम के मोर्चे पर भारत पहले से ही हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य अपने जीवाश्म ईंधन निर्यात को टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के साथ संतुलित करना है। चीनी के लिए सिंचाई दक्षता में सुधार और फसलों में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा सके। यह दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है? इन क्षेत्रों में भारत की सफलता दर्शाती है कि कैसे कोई देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, नवाचार करने और लाखों लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है किफायती ऊर्जा और भोजन। पर्यावरण के लिए भारत का इथेनॉल धक्का और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत देते हैं। वैश्विक निर्यात में शीर्ष 10 तक पहुंचने के लिए भारत को नवाचार, बुनियादी ढांचे और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एकीकरण, व्यापार समझौते और अप्रयुक्त बाजारों में विस्तार करना शामिल है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी नीतियां रास्ता बना रही हैं। पेट्रोलियम और चीनी निर्यात में भारत की कहानी लचीलापन, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षा की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र अपने संसाधनों का दोहन कर सकता है, वैश्विक मांगों के अनुकूल हो सकता है और एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। बढ़ती वैश्विक मान्यता के साथ भारत की यात्रा दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार है। आप भारत की यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत इन क्षेत्रों में अपनी वृद्धि को बनाए रख सकता है? नीचे टिप्पणी में अपने विचार लिखें। हर बार जब भारत के पेट्रोलियम या चीनी उत्पाद विदेशी तटों तक पहुंचते हैं, तो यह हमारी कड़ी मेहनत और नवाचार का प्रमाण है। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।